तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इग्नू की क्लासेस बैक टू बैक चल रही है और काफ़ी सारी वीडियोस जो है मैंने आपको वो पहले ही प्रोवाइड करवा दी है। तो आज का जो जो टॉपिक है वो न्यायपालिका है। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं ताकि वो क्वेश्चंस को आप आराम से देखकर आराम से अपने जो एग्ज़ाम को है वो लिख सकते हैं। जितनी भी वीडियोस हैं मैंने वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं। तो वहां जाके अगर आप चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे इग्नू क्लासेस करके है। तो इग्नू क्लासेस में जब आप देखोगे तो आपको कई सारी वीडियोस वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कुछ वीडियो जो पुरानी वाली थी वो भी मैंने उसमें ऐड कर दी है ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि वो वीडियोस भी आपके सिलेबस से मिलती जुलती है। तो आज का जो टॉपिक है वो न्यायपालिका है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं टाइम को, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है। तो और कल जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह कुछ दे दूंगा यहाँ पे या चैनल के माध्यम से दिखा दूंगा, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। टोटल आपके एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और उन 5 क्वेश्चन को करके आप आराम से अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखते हैं जगह इसको, न्यायपालिका को। तो कह रहा है कि किसी भी प्रजातांत्रिक देश में जहां पे लोकतंत्र है वहां की शासन व्यवस्था के कुशलता पूर्वक संचालन में, यानी कहीं भी जहां पे लोकतंत्र है अगर वहां पे शासन व्यवस्था को कुशलता पूर्वक यानी अच्छे से आपको संचालन करना है, चलाना है, तो उसके लिए आपको स्वतंत्र, एक बिल्कुल स्वतंत्र और क्या चाहिए, निष्पक्ष न्यायपालिका हमेशा अनिवार्य होती है। किसी भी देश को चलाने के लिए दोस्तों न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छा देश चाहते हो, अपराध मुक्त देश चाहते हो, तो आपको एक अच्छी निष्पक्ष न्यायपालिका चाहिए जो बिना भेदभाव के लोगों को न्याय प्रदान कर सके। स्वतंत्र और सभ्य अच्छे राज्य की प्रथम पहली पहचान स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रह सकता है। अगर वहां पे विधानसभा नहीं है या संसद नहीं है तो वो रह सकता है। ठीक है, 5 लोग भी मिलकर फैसला कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि लोगों के नेता ही बैठे तभी फैसला होगा। कुछ लोग मिलकर भी अगर चाहें तो आराम से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। किंतु ऐसे किसी भी सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य कभी भी अच्छा जब तक नहीं होगा जिसमें न्यायपालिका की कोई व्यवस्था ना हो। तो कोई भी राज्य हमेशा पहचाना जाता है अच्छी तरीके से तो वहां की न्याय व्यवस्था के तौर पे, जहां लोगों को बिना किसी भेदभाव के न्याय प्रदान होता है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है। यदि किसी राज्य में उचित और निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था नहीं है तो वहां अधिकारों की रक्षा संभव नहीं है। जहां पे निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा तो वहां पे लोगों के अधिकारों की कभी रक्षा नहीं होगी। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि न्यायपालिका का कार्य क्या है, बिना किसी भेदभाव के लोगों को न्याय प्रदान करना। और जहां पे न्यायपालिका लोगों के अधिकारों की रक्षा ही नहीं कर पाएगी तो वहां पे न्याय व्यवस्था की हम कल्पना नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि वहां पर कोई न्याय व्यवस्था होगी। तो जिन देशों में लिखित संविधान होता है वहां न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या का कार्य सौंपा जाता है। यानी संविधान से जुड़ी कोई भी बात जो है उसको बताने का अधिकार न्यायपालिका रखती है तथा इन्हें संविधान के रक्षक के रूप में भी कार्य करने का भार सौंपा गया है। अगर आपसे पूछे संविधान की रक्षक कौन है तो संविधान का रक्षक न्यायपालिका होता है। ठीक है, संविधान से जुड़ी सारी बातें न्यायपालिका ही क्या करती है, उसकी व्याख्या करती है। अब देखते हैं जगह कि जहां पे संघात्मक शासन है, संघात्मक शासन के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है और बता चुका हूं कि संघात्मक शासन का जो मतलब है वो होता है जहां पे 2 प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, केंद्र भी और राज्य। और जहां जहां जिन देशों में संघात्मक शासन है उन व्यवस्थाओं में तो इसका महत्व, न्यायपालिका का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि अनेक विषय अनेक विषयों पर संघीय और राज्य सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है और इसीलिए उनका निपटारा एक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। जैसे आपको एग्जांपल में इंडिया का देता हूं, आपने देखा है दिल्ली सरकार है, दिल्ली एक राज्य सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में किसी ना किसी बातों को लेके हमेशा अक्सर विवाद देखने को मिलेगा आप इन दोनों में, कभी राज्यपाल को लेके कभी किसी खींचातानी को लेकर। तो वो हमेशा इनके जो झगड़े होते हैं ना उसका निपटारा करना हो तो ये कहाँ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, न्यायपालिका जाएंगे, तभी वहां से कोई फैसला इनका हल होगा। तो कभी भी राज्य या केंद्र में जब विवाद होता है, झगड़ा होता है या 2 राज्यों में झगड़ा होता है तो उसकी सुनवाई न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो भारत सरकार जो है उसकी 3 स्वतंत्र शाखाएं हैं, 3 अंग है सरकार के। सबसे पहला है कार्यपालिका, फिर है विधायिका और फिर है न्यायपालिका। ये सरकार के अंग है। भारतीय न्याय प्रणाली अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के दौरान
जब अंग्रेजों का समय था, तो उस समय भारत अंग्रेजों ने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे न्याय व्यवस्था बनाई हुई थी। इस प्रणाली को कानून व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हम कानून वहीं से निकला है कि भाई कानून व्यवस्था अंग्रेजों की थी, तो उसके अकॉर्डिंगली देख के हमने इंडिया में भी कुछ कानून बनाए, जिसमें न्यायाधीश अपने फैसलों और आदेशों से कानून का विकास करते थे। अब आपने देखा होगा कि पहले तो कोर्ट कचहरी थी नहीं, तो अंग्रेजों के टाइम पे सब कुछ डेवलप हुआ है। तो अंग्रेजों के समय पे जो न्यायाधीश होते थे, वो अपने फैसलों और आदेशों के द्वारा कानूनों का विकास करते थे, कानूनों का निर्माण करते थे। विभिन्न प्रकार के न्यायालय देश में कई स्तर की न्यायपालिका बनाते हैं। जब देश में कई प्रकार की अदालतें होती है ना, तो उससे कई स्तर की न्यायपालिका बनती है। जैसे आपने सुना है कि देश का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट है। सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। उससे नीचे आ जाओगे तो आपको हाई कोर्ट मिल जाएगा, उच्च न्यायालय। उससे नीचे आ जाओगे तो जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, वो सब आ जाते हैं। तो हर न्यायपालिका, हर लेवल पे जो न्यायपालिका होती है, उसका कार्य यही होता है कि लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से न्याय प्रदान करना। भारत का शीर्ष यानी सबसे ऊपर न्यायालय नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट है। भारत में सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है, और कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। और इसके नीचे विभिन्न राज्यों में हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के नीचे जिला न्यायालय, और उसके नीचे फिर अधीनस्थ न्यायालय आ जाते हैं। तो सबसे ऊपर आएगा सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय जो है, ये सब बता रखे हैं। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं जरा। अब आते हैं, जरा बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। तो भारतीय जो न्याय व्यवस्था है, भारतीय न्याय व्यवस्था में सबसे अगर उच्च स्तर की बात की जाए, तो उच्च स्तर पे हमेशा सबसे ऊपर देखा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके पश्चात अगर बात की जाए, इसके ऊपर बात कौन आता है? तो इसके बाद आता है उच्च न्यायालय, ठीक है। और तीसरे और आखिरी स्तर पे आता है सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जो है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सबके लिए मान्य होगा। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई फैसला सुना दिया, तो वो सभी न्यायपालिका को मानना होगा, हर हाल में मानना होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी अदालत का भेजा हुआ फैसला है, फरमान है। तो उच्च न्यायालय राज्यों में स्थापित होते हैं, आपको पता होगा हाई कोर्ट राज्य के लिए होते हैं, हर राज्य का अपना हाई कोर्ट है, जिनके अंतर्गत जिला न्यायालय व अन्य न्यायालय आते हैं। और हर राज्य का अगर अपना हाई कोर्ट है, तो हर राज्य में जिला न्यायालय भी होते हैं, और अन्य छोटी मोटी अदालतें भी काम कर रही होती हैं। अगर संघीय व्यवस्था की बात की जाए, तो संघीय व्यवस्था में जहां दो सरकारें हैं, वहां पे सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है। यानी कि जहां पे दो सरकारें काम करती है, वहां पे संविधान का एक्सप्लेनेशन कहने की बात कर लो, या संविधान को बताने का अधिकार, संविधान की कानूनों की जानकारी देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसे हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तथा उसके अलावा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी टोटल हो गए 34, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय केवल 8 न्यायाधीश थे, लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट बना था, तो उस समय केवल और केवल 8 न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन अब अगर बात की जाए, तो अब सर्वोच्च न्यायालय का जो जजों की संख्या है वो बढ़ गई है, और अब कितनी कर दी गई है? एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल मिलाकर 34 हो गए हैं। और इन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी पीएम और मंत्री परिषद की सिफारिश भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी सलाह ली जाती है, सिफारिश तो नहीं कह सकते, सलाह ही कहेंगे, क्योंकि सलाह दी जाती है। सिफारिश के द्वारा कभी भी कोई जज नहीं बनता, ठीक है। और ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अन्य न्यायाधीशों की भी सलाह ली जाती है, और राष्ट्रपति जो है अन्य न्यायाधीशों से भी सलाह मशवरा करके न्यायाधीशों को रखता है। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुछ योग्यताएं हैं। अब अगर मान लो किसी भी पर्सन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है, तो उसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जो हम पढ़ते हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो, सबसे पहला सिटीजन ऑफ इंडिया हो। वह किसी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का जो बन रहा है उसको हाई कोर्ट में, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में, चाहे एक हाई कोर्ट में चाहे एक से ज्यादा हाई कोर्ट में, लगातार उसे 5 सालों तक कम से कम न्यायाधीश तो रहना ही पड़ेगा। अगर वो किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रह चुका है, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। और फिर है किसी उच्च न्यायालय एवं 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक या तो अधिवक्ता रहा हो, या तो वो हाई कोर्ट में जज रह चुका हो 5 साल, या किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वो एज अ लॉयर रह चुका हो, वकील रह चुका हो, ठीक है।
और राष्ट्रपति के विचार में प्रसिद्ध विधिवेता हो, कानून का अच्छा ज्ञाता हो। तो ये सारी योग्यताएं हैं। तो जो इन योग्यताओं को पूरी करेगा वो क्या बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, योग्यताओं के साथ राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करता है। अब कार्यकाल की जगह बात करी जाए तो दोस्तों जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनके जजों का जो न्यायाधीश है उनका जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष की आयु तक का होता है, ध्यान रखना। ठीक है, वो तब तक 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर हमेशा कार्य कर सकते हैं, और इससे पूर्व अगर वो चाहे पहले भी तो त्यागपत्र यानी कि इस्तीफा भेजकर अपना पद छोड़ सकते हैं। और असमर्थता, अगर उन्हें अयोग्य ठहराया गया है या उन पर कोई आरोप लगा है तो उसके आधार पे उन पर महाभियोग के बाद, महाभियोग के तहत उनको उनके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, महाभियोग किसी भी बड़े व्यक्ति को पद से हटाने की विधि को महाभियोग कहते हैं। और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार महाभियोग के लिए, जब महाभियोग लगता है किसी को हटाने के लिए, तो संसद में प्रस्ताव जाएगा और 2/3 बहुमत मिलने के पश्चात वो पास होगा, तब जाके वो हटेगा। और संसद के दोनों सदनों से ये बिल 2/3 बहुमत से पास होगा, राज्यसभा से भी लोकसभा से भी, तब जाके किसी को हटाया जाएगा, वरना हटाया नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायालयों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इग्नू में वैसे तो ज्यादा चीजें पूछेगा नहीं, लेकिन कुछ तरह के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन ये पूछेगा किस तरीके से। तो भारत में जो अदालतें हैं उनके प्रकार पूछे हैं। तो सबसे पहला तो आप ये बताओ कि भाई उच्चतम न्यायालय होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत ये जानना पड़ेगा उच्चतम न्यायालय किस तरीके से काम करता है, और फिर हाईकोर्ट किस तरीके से, उसके अलावा फिर अदालतें जो है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और आसानी से समझ भी आ जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत किसी को नहीं है। तो देख लो, अगर उच्चतम न्यायालय की बात करी जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो ये पहली अदालत है। 28 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया था, और उसके आने पर भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेजों के समय की सुप्रीम न्याय प्रणाली जो थी और न्यायिक समिति जो थी या संघीय न्यायालय समाप्त हो गए थे। उस समय की जितनी भी अदालतें थी अंग्रेजों के शासनकाल की, उन सबको खत्म करके भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की उस समय स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मैंने बता दिया कुल संख्या 34 है इनकी। इन न्यायाधीशों का रिटायरमेंट जो होता है वो 65 साल की उम्र में हो जाता है। शीर्ष न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए बड़े पैमाने पर काम करता है। ये जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, ये बड़े लेवल पर काम करता है और लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए बेसिकली काम करता है, लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। देश के विभिन्न सरकारों के बीच, अगर कभी सरकारों के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उसके कारण यह एक सुप्रीम अधिकारी भी है, फैसला फिर यही लेगा कि कौन सही कौन गलत और किसके हक में फैसला जाएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ही तय करता है। फिर आते हैं उच्च न्यायालय पे। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट की बात करी जाए दोस्तों, तो हाई कोर्ट जो है क्या है, ये राज्य स्तर की सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति इसको प्राप्त है। राज्य स्तर पर सबसे कड़ी न्यायिक शक्ति देश में हाई कोर्ट के पास होती है। अगर किसी राज्य की सबसे बड़ी अदालत होगी तो वो हाई कोर्ट होगी, और देश की पूछी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट होगी, यानी सर्वोच्च न्यायालय। उसे बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च को। जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कहते हैं, जबकि हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय बोलते हैं। और अगर देश में बात की जाए तो देश में 25 समय हाई कोर्ट है वर्तमान में, जिनका क्षेत्राधिकार राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के समूह पर होता है। यानी अगर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए या राज्यों पर, तो वहां पर हाईकोर्ट ज्यादातर फैसले सुनाता है। सन 1862 में स्थापित होने के कारण कलकत्ता हाईकोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है। यानी भारत की सबसे पुरानी अदालत कौन सी है, कलकत्ता अदालत। ठीक है, कलकत्ता न्यायालय जो कब बना था, 1862 में बना था, अंग्रेजों के द्वारा इसको स्थापित उस समय किया गया था। राज्य या राज्यों के समूह की अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते जब लोग या राज्य कभी भी या कोई राज्य की बात करी जाए या लोगों की बात की जाए, तो जब वो यहाँ पे अपील करते हैं तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट की तरह अधिकार की शक्तियां हैं। यानी अगर लोगों द्वारा कभी भी हाई कोर्ट में अपील की जाती है तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट फैसले सुनाता है, वैसे ही उसी तरीके से हाई कोर्ट भी फैसले सुनाता है, उसके पास भी शक्तियां हैं। किंतु लेकिन हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में अंतर है, यानी जितनी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है उतनी पावर हाई कोर्ट के पास नहीं है। ठीक है, तो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत बड़ी अदालत है, और फिर उसके नीचे हाई कोर्ट आती है, तो जाहिर सी बात है कि शक्तियों में, पावर में तो अंतर होगा ही होगा। अब आते हैं जिला और अधीनस्थ न्यायालय, जो कि तीसरे और चौथे नंबर में आती है। प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक उच्च न्यायालय के अधीन एक अधीनस्थ न्यायालय का गठन किया जाता है। हाई कोर्ट के अंडर में आती है अदालतें, जिला न्यायालय हो गया या अधीनस्थ न्यायालय, ये सब हाई कोर्ट के अंडर में आती है। इस न्यायालय में
न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करते हैं। यानी हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सलाह से राज्य के राज्यपाल इनके जजों की नियुक्ति करते हैं। इन न्यायालय का प्रशासन क्षेत्र भारत में जिला स्तर तक का होता है। एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी परेशानियां होती हैं, इन सब का समाधान जो है जिला न्यायालय को करना पड़ता है। जिला अदालत जो है वो सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर, लेकिन उच्च न्यायालय के नीचे होती है। यानी जो छोटी मोटी अदालतें उनमें सबसे ऊपर जिला अदालत होगी, लेकिन ये हाई कोर्ट से नीचे होगी और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगी। अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, वो नीचे से स्टार्ट करेगा। पहले जिला अदालत जाएगा, वहां अगर न्याय नहीं मिला तो फिर वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इस तरीके से हमेशा जो है प्रक्रिया चलती है। जिले का जो क्षेत्राधिकार है जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास होता है, उसी के जो न्यायाधीश है उनके पास सारी पावर होती है। तो आगे बढ़ते हैं जरा, ये वाला क्वेश्चन तो हमारा खत्म हुआ है। अब आते हैं न्यायिक समीक्षा क्या होती है या न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए एग्जाम के लिहाज से। जो इससे पहले मैंने कराया है कि न्यायालय के प्रकार, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पुनरावलोकन। तो इसको जरा देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का जो तात्पर्य है दोस्तों, अर्थ है, वो किसी निर्णय, फैसले की समीक्षा करने से है, किसी फैसले को बताने से है, और यह है लिखित संविधान वाले देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन देशों में लिखित संविधान होता है वहां के लिए न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा विधायिका यानी संसद की शक्तियों की मान्यता तथा सरकारी कार्यों, जो सरकारी काम है, उनके सही होने की समीक्षा संविधान के अनुरूप करने में सहायता मिलती है कि सरकार कितने कामों को अच्छे से कर पा रही है, कितने कामों को नहीं कर पा रही है, उसकी समीक्षा, उसकी जांच न्यायपालिका करते हैं। इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा। इंग्लैंड में लिखित संविधान न होने के कारण न्यायालय को संसद द्वारा पास किए गए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। अब इंग्लैंड में दोस्तों लिखित संविधान तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वहां की संसद कानूनों की समीक्षा नहीं कर सकती कि कानून सही है या नहीं है। ठीक है, तो वहां पे जो सरकारें हैं या वहां की संसद है वो कभी भी कानूनों की समीक्षा नहीं कर सकती, लेकिन इंडिया की कर सकती है। जबकि संयुक्त राज्य अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहां न्यायपालिका को कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। अब वहां पे क्या कर रखा है कि कार्यपालिका जो मर्जी करे, लेकिन न्यायपालिका उसके कार्यों की जांच नहीं कर सकती। वहां भी ये कहां पर सीन है, ये अमेरिका का सीन है। यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड और अमेरिका में कहीं ना कोई कमियां हैं। और भारत में भी कुछ है कि भारत में मौलिक अधिकारों और संवैधानिक उपचारों के आधार पर संविधान के विरुद्ध किसी भी प्रक्रिया को अवैध घोषित किया जा सकता है। यानी कि अगर मान लो भारत में मौलिक अधिकारों की बात की जाए या संवैधानिक उपचारों के आधार पर संविधान के विरुद्ध किसी भी प्रक्रिया को अवैध घोषित कर सकते हैं। अगर संसद ने कभी भी कोई कानून ऐसा बना दिया जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो या संवैधानिक उपचारों का हनन हो रहा हो, तो न्यायपालिका ऐसे कानूनों को रद्द घोषित कर सकती है। इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। यानी कि जो कानून संसद द्वारा पास किए जाते हैं, न्यायपालिका उनकी जांच कर सकती है कि वो सही है या नहीं है, लोगों को नुकसान तो नहीं हो रहा उन चीजों से, लोगों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। अगर लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायपालिका संसद द्वारा पास किए गए कानूनों को रद्द कर देती है। इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा। ठीक है, अब देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा ये। अगर बात की जाए अनुच्छेद 13 के अनुसार, मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले कानून संसद नहीं बना सकती। मतलब संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जिससे मौलिक अधिकार प्रभावित हो। किंतु संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। अगर संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि आर्टिकल 368 क्या कहता है कि हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन हो सकते हैं, हमारे संविधान में संशोधन हो सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून संसद नहीं बना सकती। यह आर्टिकल 13 हमारा कहता है, अनुच्छेद 13 में बात की गई है। ठीक है, आप संविधान में संशोधन करो, लेकिन मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाला कोई कानून नहीं बनाओगे। अगर बनाओगे तो न्यायपालिका उसे तुरंत रद्द कर देगी। यही है न्यायिक पुनरावलोकन। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स पे। 1967 एक बड़ा फेमस केस था, गोलकनाथ केस। उसके बारे में न्यायालय ने, कोर्ट ने, अदालत ने संविधान जो था उसकी अनुमति ली थी। इसके पश्चात संपत्ति के मौलिक अधिकार को भी अवैधानिक घोषित किया गया कि अब ये क्या है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार में नहीं है, इसको हटा दिया गया था।
ये बड़ा फेमस केस था। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के विरुद्ध संशोधन को मान्यता प्रदान नहीं की, यानी मौलिक अधिकारों में आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। और संपत्ति के अधिकार को उस समय हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार पहले संपत्ति जो हमारे मौलिक अधिकार है उनकी लिस्ट में आता था, तो टोटल हमारे 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन इसको हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार कर दिया गया और मौलिक अधिकारों में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने के लिए मना कर दिया गया उस समय। आगे आते हैं। 28वें संशोधन के अंतर्गत भारतीय राज्यों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया गया। जो 28वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें न्यायपालिका ने क्या किया कि राजाओं को जो पहले से प्राप्त थे प्रीवी पर्स का मतलब होता है विशेष अधिकार। हुआ क्या था, जब राजाओं को भारतीय संघ में शामिल किया जा रहा था, क्योंकि उससे पहले अंग्रेज जा चुके थे, और अंग्रेजों ने राजाओं को यह आदेश दिया कि भाई अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, चाहे तुम इंडिया में शामिल हो, चाहे तुम अपना स्वतंत्र देश बना लो। तो कई सारे राजा जो थे वो इंडिया में आना नहीं चाहते थे, तो उस समय इनको जब इंडिया में मर्ज किया गया, शामिल किया गया, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन नाम का एक सहमति समझौता पत्र था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साइन करवाया था। तो उस समय राजाओं को लालच दिया गया कि भैया ऐसा है कि तुम लोग इंडिया में शामिल हो जाओ, हर महीने तुम्हें पेंशन मिलेगी, सैलरीज मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम इतनी सारी संपत्ति लेके इंडिया में अगर आओगे तो हम तुम्हें पैसा देंगे हर महीने के महीने, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने 1971 में इसको अपना चुनावी मुद्दा बना लिया, क्योंकि ये समानता के अधिकार के अगेंस्ट में है, यानी एक को मिल रहा है बाकी को नहीं मिल रहा है। अगर वो पेंशन वो सुविधाएं राजाओं को मिल रही है तो गरीबों को क्यों नहीं मिल सकती। तो उसने क्या करा, इंदिरा गांधी ने चुनाव में मुद्दा बनाया कि प्रीवी पर्स को खत्म किया जाएगा, और चुनाव जीतने के बाद 1971 में उन्होंने इसको हटा भी दिया था, ठीक है। तो 28वें संशोधन के बाद प्रीवी पर्स को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। 1973 के ऐतिहासिक एक फैसला हुआ था केशवानंद भारती केस। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया, फैसला सुनाया कि संसद जो है वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकती है। लेकिन जो मूल ढांचे का सिद्धांत है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसको नहीं बदल सकती, और यही वास्तविक न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। यानी हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी उस समय मौलिक अधिकारों में छेड़छाड़ कर रही थी। 1975 में इमरजेंसी लगने वाली थी, तो इंदिरा गांधी ने जब समय इमरजेंसी लगाई तो लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और लोग आंदोलन कर रहे थे उससे पहले भी। तो उसने न्यायपालिका का सहारा लिया और मौलिक अधिकारों में छेड़छाड़ करने की कोशिश करी इंदिरा गांधी ने उस समय। तो न्यायपालिका ने तुरंत इंदिरा गांधी को फटकार लगाई थी उस समय कि आप संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन बिल्कुल नहीं करोगी। मौलिक अधिकारों को चेंज उन्हें करने ही नहीं दिया था न्यायपालिका ने, ठीक है। इसमें बस आप ये ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती मुकदमे के तहत जो 1973 में हुआ था, तो उसके तहत इंदिरा गांधी को न्यायपालिका ने जो संविधान का मूल ढांचा है उसको बदलने के लिए मना कर दिया गया था, ठीक है। आगे आते हैं। दलितों की बात की जाए या आदिवासियों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, अल्पसंख्यकों की बात की जाए, इन सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए महिला आयोग बनाए गए हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाए गए हैं, ठीक है, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है, अनुसूचित जाति जनजातीय आयोग बनाया गया। मतलब हर कास्ट के लिए, हर कैटेगरी के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, और ये भी किसने किया है, न्यायपालिका ने। 39वें संशोधन के एक प्रावधान के अंतर्गत संसद की विशेष समिति में किसी भी मुद्दे को चुनौती दी जा सकती है। संसद की कोई भी समिति है, अगर उसने कोई मुद्दा रखा है संसद में तो उसको चुनौती दी जा सकती है। ये बात 39वें संशोधन के तहत रखी गई थी, ठीक है, बताया गया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर इस संशोधन को अवैध माना। उन्होंने मना कर दिया कि चुनौती नहीं दी जाएगी, क्योंकि संशोधन के अनुसार प्रश्न न पूछने की स्थिति में संसद द्वारा लिया गया निर्णय वैध माना जाएगा। यानी कि अगर मान लो कि संसद में प्रश्न पूछा गया, ठीक है, और संसद में अगर मान लो कि संशोधन के अनुसार जो चीजें चल रही हैं और उसमें प्रश्न ना पूछने की जो स्थिति है, तो उसमें संसद ने जो फैसला ले लिया ना वो सही माना जाएगा। यानी कि अगर संसद की मीटिंग चल रही है और वहां पर किसी ने प्रश्न नहीं पूछा और जो भी वहां पे फैसला ले लिया गया तो वो वैध माना जाएगा, एक तरीके से वो सही माना जाएगा। अब नहीं पूछा तो नहीं पूछा। इस प्रकार न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इसे ही हम बोलते हैं न्यायिक सक्रियता, ठीक है, न्याय के प्रति जागरूक होना। फिर आते हैं सुने जाने का अधिकार। सुने जाने के अधिकार के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया, यह फैसला लिया
कि पीड़ित व्यक्ति के पक्ष के अन्य व्यक्ति को जनहित याचिका पेश करने का अधिकार है। आपको जनहित याचिका पता होगी, जो 1980 के दशक में शुरू हुई थी। इसमें यह होता है कि कोई व्यक्ति जो परेशान है, उसके पास पैसे नहीं है, वो अदालत में केस फाइल नहीं कर सकता, तो अगर वो चाहे तो वो या उसका कोई भी पड़ोसी, मित्र, दोस्त, कोई भी, वो उसकी तरफ से जाकर याचिका डाल सकता है। ठीक है, और उसको एक सरकारी वकील मिलता है। इसमें ना तो पैसे की बर्बादी होती है, ना समय की, और जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाने की कोशिश होती है व्यक्ति को। इसे जनहित याचिका बोलते हैं। तो अब ये भी शुरुआत की गई है। यह निर्णय सामाजिक भेदभाव से पीड़ित व जागरूकता की कमी के चलते कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया गया है। कमजोरों की रक्षा के लिए इसको लेके आए हैं जनहित याचिका को। और आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पूछ भी सकता है कि जनहित याचिका क्या थी। तो जनहित याचिका जो है, गरीबों को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने के लिए, सस्ता और अच्छा न्याय दिलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और ये 1980 के दशक में शुरू हुई थी जनहित याचिका। ठीक है, 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका का अधिकार प्रदान किया था। इस निर्णय के संदर्भ में, यानी इसके बारे में, मजदूरों के अधिकारों से संबंधित था। इसके माध्यम से जनहित संबंधी मुद्दों के लिए कोई भी व्यक्ति एक पत्र के माध्यम से कोर्ट जा सकता है, यानी एक एप्लीकेशन लिखेगा, याचिका दायर कर सकता है। तो ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि सरकारी वकील मिल जाएगा आपको, और आपको जल्दी न्याय भी मिल जाएगा। इससे न्यायालयों ने पर्यावरण संबंधी मुद्दे, गरीबों के जीवन मापन में सुधार व वंचितों, पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय काफी सारे कर रखे हैं। इसे ही बोलते हैं जनहित याचिका। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट वगैरह में, तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया, 1973 के केशवानंद भारती केस का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। केशवानंद भारती केस क्या था, अभी थोड़ा पहले बताया है और अब मैंने बता दिया है कि जिस समय इंदिरा गांधी आपातकाल लगा रही थी, तो उस समय उसने मौलिक अधिकारों में काटछाट या छेड़छाड़ करनी चाहिए, तो कई लोगों ने केस कर दिया था। उसमें से एक जो थे केशवानंद भारती भी थे। तो केशवानंद भारती और इंदिरा गांधी को उस समय कोर्ट में बुलाया गया। तब इंदिरा गांधी को सरकार ने जो है फटकार लगाई थी कि आप संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। तो देखते हैं, 1973 में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो था, उसने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने 7:6 के बहुमत से निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है वो संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यानी कि संसद अगर चाहे तो मौलिक अधिकारों में छोटे मोटे संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे या स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान के ढांचे को नहीं बदलेगी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस समय क्या करा था, हर तरीके से कोशिश करी थी कि वो कैसे ना कैसे करके संविधान को बदल दे, किंतु उसको मना कर दिया गया। आगे आते हैं, किंतु उन न्यायाधीशों के बहुमत से यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। उस समय नहीं स्पष्ट हो पाया था कि संविधान का मूल ढांचा होता क्या है। तो वैसे इस वाद पर, इस बात में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूलभूत कुछ विशेषताएं बताई हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ऊपर है। संविधान गणतांत्रिक एवं लोकतांत्रिक सरकार के अनुसार चलेगा। संविधान का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष रहेगा हमेशा। संविधान का एक संघीय स्वरूप रहेगा जहां दो सरकारें काम करेगी, और हमेशा शक्तियों का पृथक्करण होगा, शक्तियां विभाजित होंगी। कार्यपालिका की अलग होगी, न्यायपालिका की अलग होगी, और विधायिका की अलग होगी। तो यही संविधान का जो है मूलभूत ढांचा है, और इसमें सरकार किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती है। यह हमेशा ध्यान रखना, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। कल को अगर कोई व्यक्ति विशेष या कोई नेता अगर अपने आप में बड़ा बनना चाहेगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। हमेशा ही ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि सबसे बड़ा जो है संविधान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा ये वाला खत्म हो चुका है। अच्छा, थोड़ा सा रह गया, इसमें एक बार देख लेते हैं, हल्की सी कड़ी है। तो न्यायमूर्ति हेगड़े और न्यायमूर्ति जो मुखर्जी है, उन्होंने संविधान के मूल ढांचे में भारत की प्रभुत्व संपन्नता की भागा शक्तिशाली गणराज्य है, एकता उसकी, और लोकतांत्रिक स्वरूप, और इसके जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है लोगों को, उसको शामिल किया गया है संविधान में। उनका मानना था कि कल्याणकारी राज्य और समतावादी समाज का निर्माण करने के लिए जनादेश को रद्द करने का अधिकार संसद को नहीं है। यानी कि कभी भी अगर सरकार कल्याणकारी राज्य बनाना चाहती है, राज्य का विकास करना चाहती है, या सरकार समतावादी समाज का निर्माण करना चाहती है, तो उसके लिए जनता के आदेशों को रद्द करने का अधिकार, जनता की बातों को रद्द करने का अधिकार संसद को बिल्कुल भी नहीं है। न्यायमूर्ति खन्ना का मानना था कि संसद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को तानाशाही या वंशानुगत राजशाही में परिवर्तन नहीं कर सकती।
अगर कोई भी नेता चाहे तो वो शासन प्रणाली को तानाशाही के द्वारा और वंशानुगत तरीके से कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि सबसे ऊपर संविधान है। ना तो हमारे यहाँ कभी तानाशाही चलेगी देश में, और ना ही कभी राजा का शासन आएगा, ठीक है, और ना ही लोकसभा एवं राज्यसभा को समाप्त किया जा सकता है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि संसद के दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, परंतु दोस्तों राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसी प्रकार देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को समाप्त नहीं किया जा सकता, ये भी बात उसमें जोड़ दी गई। अब जाके क्वेश्चन हमारा ये वाला खत्म हुआ है, मतलब कौन सा, केशवानंद भारती। पर अभी न्यायपालिका खत्म नहीं हुआ, अभी और भी क्वेश्चन है जो धीरे धीरे चल रहे हैं। आगे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, क्षेत्राधिकार की, उसकी पावर्स के बारे में, कि उसके बाद कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से अधिकार क्षेत्र हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में बांटा गया। वैसे है बहुत सारे, लेकिन मैंने सिर्फ 4 बताए हैं आपको यहाँ पर। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, फिर है परामर्शवादी अधिकार, और है पुनरावलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार। ये 4 क्षेत्राधिकार हैं। तो चलिए एक एक करके जरा इनकी भी चर्चा करते हैं। अगर बात की जाए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की दोस्तों, तो संविधान का जो अनुच्छेद है 131, उसमें बताया गया है कि प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है उसका अर्थ है कि वैसे मुकदमे या वैसे केसेस जो किसी दूसरे न्यायालय में ना जाकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं, उन्हें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। यानी ऐसे केस जो किसी दूसरे अदालत में ना जाकर सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आए, तो ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बोलते हैं। जैसे मान लो कि भारत सरकार और राज्यों के बीच कोई विवाद है, झगड़ा है आपस में, भारत सरकार और राज्यों की सरकारों के बीच कोई विवाद है, तो उनको हम किस में देखेंगे, वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, वो फैसला सीधा सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी कि असल में होगा क्या उनके बीच झगड़े का। जब 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच भी कभी किसी बात को लेकर विवाद हो, जैसे पानी के बंटवारे को लेकर, नदी के पानी को लेकर के, या सीमा रेखा को लेकर के, जैसे हरियाणा और पंजाब का विवाद है चंडीगढ़ को लेकर, तो ये सारे फैसले भी कहाँ सुनाए जाते हैं, सीधा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट में। और मौलिक अधिकारों को लागू करने से संबंधित अगर कोई विवाद है, तो वो भी दोस्तों कहां जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। संविधान के अनुच्छेद जो 32 है, उसके अंतर्गत मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध नागरिकों को उपचार प्रदान करने के लिए उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक, एक मिनट थोड़ा सा देखने में गलती हो रही है, हाँ, संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध नागरिकों को उपचार प्रदान करने का के लिए उच्चतम न्यायालय जो है उसने एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की व्यवस्था की गई है। अगर कभी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकारों के लिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान देने का अधिकार दिया गया है कि इस पे सारे फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट लेगा, कभी भी मौलिक अधिकारों पर अगर कोई बात आती है तो। इसके तहत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को ऐसे निर्देश या आदेश जिनके अंतर्गत सभी तरह की रिट आती है उन्हें जारी करने की शक्ति प्राप्त है। आपको रिट मैंने बता रखी है संवैधानिक उपचारों के अधिकार वाली, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार प्रच्छा है, प्रतिषेध लेख है, परमादेश है, उत्प्रेक्षण वगैरह जो भी है, तो ये सारे रिट हैं। तो इनको जारी भी कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तब, लेकिन प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में जो है सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसले सुनाता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिनके मूल अधिकार पर कोई अतिक्रमण हुआ है, किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, वो उपचार के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों की संस्था कहा जाता है, जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है या उसकी संरक्षक है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी करती है। आगे आते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 132 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय जो है, अनुच्छेद 132 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कुछ अपीलीय मामलों में अधिकार प्राप्त है, वो कुछ अपील करने के अधिकारों पर भी बात कर सकता है। उच्चतम न्यायालय देश के का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय जो है वो न्यायालय, उसे न्यायालय की शक्तियों में शामिल एक बड़ी शक्ति जो प्राप्त है वो यह है कि उसे सभी राज्यों के उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। अगर कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट के अधिकार के या सुनवाई के विरुद्ध जाता है, किसी व्यक्ति को हाईकोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया, तो वो जाकर सीधा कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपील करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट उसकी बात को सुन भी लेगा। सबसे पहला जो मुद्दा है वो है संवैधानिक मामलों से जुड़ा हुआ मुद्दा। जब कोई उच्च न्यायालय, जब कोई भी हाई कोर्ट किसी भी अभियोग के संदर्भ में, किसी भी बात के संदर्भ में प्रमाण पत्र दे,
कि अभियोग में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई सारमय प्रश्न है, यानी कि संविधान से जुड़ा कोई प्रश्न है जो मुद्दा बन गया है, तो उनके पुनर्विचार की प्रार्थना सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। यानी संविधान से जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न जो संविधान के लिए महत्वपूर्ण बन गया है, तो उसकी सुनवाई भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि हाई कोर्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है। और संवैधानिक मामलों में की गई अपील की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। हमेशा संविधान के मामलों से जुड़ी हुई जो भी सुनवाई होती है वो संवैधानिक पीठ, यानी संविधान की पीठ, एक संविधान का जो कमीशन बना होता है, एक आयोग बना होता है, उसको संवैधानिक पीठ कहते हैं जजों की, तो वो संविधान से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई करती है, जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसे बोलते हैं संवैधानिक पीठ। संविधान से जुड़े मुद्दों पर यहीं पे बातचीत की जाती है। ठीक है, आगे आते हैं दीवानी मामले। संविधान के अनुच्छेद 133 के अनुसार दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तभी सुनी जाएगी जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे, बता दे कि मामले में विधि या सामाजिक महत्व का कोई सारभूत प्रश्न शामिल है। अगर दीवानी मामले जो है बेसिकली, ठीक है, कोई भी ऐसा मुद्दा जो समाज के प्रति महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, ऐसा प्रश्न बन गया है, तो उस मामले पर भी फैसला कौन सुनाएगा? उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही सुनाएगा। दोस्तों आगे आते हैं परामर्श की अधिकारिता। परामर्श देने का अधिकार है इसको, सलाह देने का। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि या तथ्य, कोई भी बात या कोई भी कानून से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न उठा है अथवा उठने की संभावना है किसी प्रश्न की जो सामाजिक महत्व का है, जिससे समाज को लाभ या नुकसान ऐसा कुछ हो सकता है, तथा सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना उचित होगा, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखता है, ठीक है, उसके सामने भेजता है और वहां से सलाह लेता है। और लेकिन उसको मानने के लिए वो बाध्यकारी नहीं है, जरूरी नहीं है। मतलब ये किसी कानून की, किसी विषय की जानकारी अगर जो है राष्ट्रपति को नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस कानून की जानकारी ले सकता है, लेकिन मजबूर नहीं है कि उस बात को मानेगा ही मानेगा, सलाह ले सकता है सिर्फ, ठीक है, लेकिन मानेगा या नहीं मानेगा ये राष्ट्रपति की अपनी मर्जी है। किसी भी कानून के किसी भी कानून के बारे में जानकारी ले सकता है बस वो। आगे आते हैं पुनरावलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार। मैंने बताया था आपको इससे पहले, थोड़ी देर पहले ही, तो एक बार फिर देख लेते हैं इसको कि संविधान की व्याख्या, संविधान को एक्सप्लेन करना और सुरक्षा का अधिकार उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई संविधान की व्याख्या सबसे ऊपर होती है। संविधान के अनुच्छेद 137 के द्वारा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है प्रदान की गई है। यानी संसद ने अगर कोई भी कानून बना दिया जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो न्यायपालिका उस कानून को क्या कर देगी? रद्द कर देगी। अर्थात उच्चतम न्यायालय अपने पहले के दिए गए फैसलों पे पुनर्विचार कर सकता है तथा उसे बदल भी सकता है। ये शक्ति उसको प्राप्त है, क्योंकि समीक्षा कर रहा है, जांच कर रहा है अपने कानून की, कोई सही है कि गलत है। इसके अलावा यदि संसद द्वारा निर्मित कोई भी कानून या सरकार द्वारा जारी किसी भी आदेश, कोई भी आदेश जो संविधान के किसी अनुच्छेद की अवहेलना करते हैं, ठीक है, अवहेलना करते हैं, ये करते होगा, ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय ऐसे कानूनों या आदेश को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, घोषित है। संविधान देश का सर्वोपरि कानून है, सबसे ऊपर संविधान है तथा उसकी सुरक्षा करना उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख वैधानिक सबसे पहला कर्तव्य भी है। ठीक है दोस्तों, और वैसे वो क्वेश्चन खत्म हो चुका है एक तरीके से देखा जाए, तो अब आगे देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार उच्च न्यायालयों को, हाई कोर्ट को अधीनस्थ न्यायालयों और कर्मचारियों का काम देखने का अधिकार है। वो क्वेश्चन वहाँ पे खत्म हो गए, आगे थोड़ी बहुत वैसे बेसिक चीजें शुरू हो चुकी हैं जो बताना थोड़ी जरूरी है। तो संविधान के अनुच्छेद 227 में कहा गया है कि हाई कोर्ट जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों और कर्मचारियों के काम को देख सकता है कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है अदालतों में, निचली अदालतों के कामकाज को देख सकता है। उच्च न्यायालयों द्वारा संसद तथा राज्य विधानमंडल, जो राज्य की विधानसभा है, उसमें द्वारा बनाए गए किसी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो। यानी कि अगर किसी राज्य विधानसभा में या किसी राज्य में कोई ऐसा कानून बन गया है या संसद ने बना दिया है, तो हाई कोर्ट भी चाहे तो उसको क्या कर सकता है? उसको रद्द कर सकता है। ये हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, मैंने बताया था। और रिट कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण,
परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेक्षण, ये सारी शक्तियां किसको प्राप्त है? ये उच्च न्यायालय को और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को ही प्राप्त है कि वो ये सब रिट जारी कर सकती है, आदेश। हर कंडीशन पे एक रिट जारी होता है, आदेश, जो सबको मानना पड़ता है। कह रहा है कि उच्च न्यायालय जो है उसको उपयुक्त सभी रिट जारी करने का अधिकार न केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बल्कि अन्य वैधानिक कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए भी प्राप्त है। ये जो रिट जारी होंगे ना, पीछे जो पढ़ाए हैं रिट मैंने, ये जरूरी नहीं है कि जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तभी ये रिट जारी होंगे। कोई भी कानून, किसी भी कानून के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है हमेशा न्यायपालिका को। दरअसल उच्च न्यायालय अपने इस अधिकार का प्रयोग केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कार्यों के लिए भी कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ही रिट जारी करेगा। ठीक है, हाईकोर्ट तो कर सकता है, लेकिन जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है वो रिट जब भी जारी करेगी जब क्या होगा, जब मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी हो तभी वो रिट जारी करेगा, वरना रिट जारी नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और यही कारण है कि उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियों से व्यापक मानी जाती है। हाई कोर्ट के पास ज्यादा शक्ति है रिट जारी करने की, किसके कंपैरिजन में? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों में पावरफुल तो हमेशा सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन जब रिट जारी करने की बात आएगी तो हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट से, ये हमेशा ध्यान रखना। तो दोस्तों ये टॉपिक था, ठीक है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि टॉपिक आपको समझ में भी आराम से आ गया होगा। देखो इतना कुछ टफ है नहीं, सिर्फ आराम से चीजों को समझना है, पढ़ना है। पॉलिटिकल बहुत आसान है, बस पॉलिटिकल को समझने की आवश्यकता है। अगर आप चीजों को समझ जाओगे ना तो आप आराम से अपने एग्जाम को लिख लोगे। बाकी कल से जो है मैं क्वेश्चन वगैरह जो है आपको सेंड कर दूंगा, और उससे क्या है कई सारे डाउट आपके मन के निकल जाएंगे, क्योंकि जितने चैप्टर अभी तक आपने पढ़ लिए हैं तो उसकी समीक्षा फिर आप कर लोगे, आपको पता लग जाएगा कि आपने कितना पढ़ लिया है या कितनी चीजें अभी आपकी रहती है जो आपको पढ़ना बाकी है। ठीक है, और वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी आई होगी, तो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और जो लाइक बटन इसको दबा दीजिएगा, और शेयर तो भाई बिल्कुल कर ही दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इसको वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो बहुत मेहनत का काम है ये। मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी से।